अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे जी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मॉडुलस। तो जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था मॉडुलस के लिए, तो स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि कम्प्लेक्स नंबर्स का हम ये नहीं बता सकते कि एक दूसरे से बड़े होते हैं छोटे होते हैं, लेकिन इक्वल्स का बता सकते हैं कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल हो और एक का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी के पार्ट के इक्वल हो, तो फिर दोनों जो कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे वो इक्वल होंगे। लेकिन जब हमारे पास आ जाए कि बताएं कि इनमें से छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है, तो हमने क्या करना है, दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड लेना है। फिर जो उनकी वैल्यूज़ आएगी वो हमें बताएगी कि इनमें से छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यही दो, एक ये है और एक ये है, ठीक है जी। आपने क्या करना है जी, इनका लेना है मॉड, ठीक है। ये देखें, इसका मॉड लिया तो इसका आंसर आया था 3√, और इसका मॉड लिया तो इसका आंसर आया था 5। तो अगर देखें तो 3√, कैलकुलेटर से जो वैल्यू आती है वो 5 से लेस आती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो 4 + 3 अयोटा है 1 - 2√, अयोटा से बड़ा है, ठीक है जी। तो रियल नंबर्स की तरह हम इन्हें डायरेक्टली नहीं बता सकते कौन सा हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, लेकिन इनका मॉड लेके हम बता सकते हैं। अब आज सबसे पहले तो हम कम्प्लेक्स नंबर को इसकी पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं कि पोलर फॉर्म में कैसे दिखाई देता है। यानी कि हम ये वाला पार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम से ये सोन कि r=r cos थीटा कैसे आता है, b=r sin थीटा कैसे है। फिर ये तो हमने पढ़ लिया था कि r=z मॉड है, ठीक है जी। उसके बाद थीटा को हम आर्गूमेंट कहते हैं, आर्गूमेंट भी एंगल ही होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद थीटा की वैल्यू tan इनवर्स b/a कैसे आता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ये वैल्यूज़, और फिर हम कम्प्लेक्स नंबर यानी कि z=a+b/, को इस वाले कम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे a और b की वैल्यू पुट करके, ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम रियल नंबर्स की पावर्स लेते थे तो कैलकुलेटर से सेम पावर्स का आंसर आ जाता है, जैसे 2⁻2 = 4, 5² = 25 या 5³ = 125, ठीक है जी। लेकिन जब हम कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर लेते हैं या वो तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे या कोई और पावर लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर की, तो उसे हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक थ्योरम करेंगे जिसका नाम है डी मोइवर्स थ्योरम, ठीक है जी। उसकी सिर्फ स्टेटमेंट है, आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है। हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जी इसकी पोलर फॉर्म की तरफ। तो ये देखें, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ये साइड हमारे पास ए होगी, इसे हम बेस कहते हैं। ये वाली साइड बी है, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये वाली साइड को हमने आर कह देना है, इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है जी। तो साइन थीटा जो एंगल होता है ना, अब ये बन रही है एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो थी जिसका एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है जी। ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। अब यहाँ पर जो साइन थीटा का एंगल बनेगा ना, वो बनेगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि यहाँ पर साइन थीटा का एंगल बनेगा, ठीक है जी, इन दोनों के बीच। और जो कोस थीटा का बनेगा वो इन दोनों के बीच बनेगा, जो टैन का बनेगा वो इन दोनों के बीच बनेगा, ठीक है जी। तो यहाँ से देखें, साइन थीटा = परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कोस थीटा = बेस ओवर हाइपोटेनस, और टैन थीटा = बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू b है और हाइपोटेनस की वैल्यू r, बेस की वैल्यू a, हाइपोटेनस की वैल्यू r, परपेंडिकुलर की वैल्यू b और बेस की वैल्यू a। तो देखें यहाँ से साइन थीटा = b/r, कोस थीटा = a/r, और टैन थीटा = b/a। तो ये जो r इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी r साइन थीटा, a की वैल्यू r कोस थीटा, ये टैन थीटा = b/a है। तो दोनों साइड्स पे टैन इनवर्स से, ओनली टैन इनवर्स थीटा नहीं, ओनली टैन इनवर्स से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टैन इनवर्स, तो ये टैन इनवर्स इस टैन इनवर्स से कैंसिल, और दूसरी साइड पे जो टैन इनवर्स होगा वो b/a के साथ मिक्स हो जाएगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा = टैन इनवर्स b/a, ठीक है जी। अब चलते हैं कम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है। अब देखें, कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास g = a+b/, था। ये यहाँ पर हमने a की वैल्यू ये पुट कर देनी है r कोस थीटा, b की वैल्यू r साइन थीटा। तो
अयोटा साथ बी के वैसे ही वैसे। ठीक है जी, यहाँ से देखें दोनों में आर आ रहा है तो आर कॉमन आ जाएगा, तो z इज इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म आ जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर z की। अब यहाँ पर r की वैल्यू जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, तो r की वैल्यू आपको गिवन भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5, डायरेक्ट आपको r की वैल्यू गिवन होगी, आपको फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगी। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस में फाइंड आउट करना पड़ती है तो आप फाइंड कर सकते हैं, आपको पता है मॉडुलस कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है जी, ये देखिए ये फार्मूला r का। अब चलते हैं जी अपने थ्योरम की तरफ के, जब हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर आ जाए तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखें, इसके लिए साइंटिस्ट एक मैथमेटिशियन था डी मोइवर्स, उसने अपने नाम से एक थ्योरम दिया है जिसका नाम है जी डी मोइवर्स थ्योरम। तो वो कहता है जी पहले आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसे आपने पोलर फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक है जी, यानी कि r इज इक्वल टू 1 पुट करके ना, या r इज इक्वल टू 1 अगर नहीं भी है तो आपने उसे पोलर फॉर्म में चेंज करना, r कॉमन आ जाएगा उसमें से। ठीक है जी, तो जो रिमेनिंग ये वाला पार्ट बचेगा ना, उसकी पावर बन जाएगी पोलर फॉर्म में। तो उसे कैसे सॉल्व करना है कि जो पावर होगी ना, पावर ये देखें यहाँ पे पावर कितनी है, n है, वो पावर कोस थीटा और साइन थीटा के एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी, तो फिर आप उसे सिंपली सॉल्व आउट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलाज लगा के। दरअसल ये हमने जितना भी प्रीवियस पढ़ा है उसमें था, हमने मॉडुलस पढ़ा, और अब ये जो पोलर फॉर्म है ना, दरअसल ये ट्रिग्नोमेट्री की, हम अब ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि हमारी बुक का नाम भी अलजब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, तो अलजब्रा का हमने पहले पढ़ा, अब ट्रिग्नोमेट्री का भी पोर्शन आ रहा है इस चैप्टर में। तो जब कम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलर फॉर्म में चेंज किया तो फिर उसकी जो पावर होगी ना, वो हम कोस थीटा और साइन थीटा के एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये सिंपल आउट ये वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल नंबर 5 है ना, इन्होंने काफ़ी ना क्रिटिकल अंदाज से की है, तो मैं आपको ज़रा ईजी करके बताऊँगा, तो आपने वैसे कर लेना। इन स्टेप इन्होंने शॉर्ट किए हैं इधर ना, हमें इन्होंने जी गिवन दिया पोलर फॉर्म में पहले से ही। अब कह रहे हैं प्रूव करना है आपने कि अगर जी एन और 1/gn इनको ऐड करें तो 2 cos n थीटा आंसर आता है, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 2 अयोटा साइन n थीटा आंसर आता है। यानी कि ऐड करने पे रियल पार्ट और सब्ट्रैक्ट करने पे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है जी, तो चलते हैं जी सॉल्व करते हैं। हमें z गिवन है, तो हमें पता है कि z का इन्वर्स क्या होता है भला, z की पावर n करें तो वो क्या आएगा, हमें इस कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर n आ जाएगा। ठीक है जी, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा पावर n, ये चीज़ आएगी zn, ये आपने लिख लेनी है। उसके बाद हमें पता कि z का जो इन्वर्स होता था वो होता था 1/z, तो zn का इन्वर्स क्या होगा, 1/zn। ठीक है जी, तो चूंकि हमने zn को जो लिखा था वो कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर n लिखा था, तो 1/zn क्या हो जाएगा, 1/कोस थीटा प्लस साइन थीटा की पावर n अयोटा साइन थीटा होल पावर n। तो ये देखें z इन्वर्स को हम ऐसे लिखते थे और इसे ऐसे लिखते थे। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास z की पावर n है, तो हम इस ऐसे लिख सकते हैं z रेज्ड पावर -n, क्योंकि यहाँ पे 1 था ना, 1/z रेज्ड पावर 1, तो इसे हमने लिखा z इनवर्स यानी कि z रेज्ड पावर -1। तो यहाँ पे 1/z की पावर n है, तो इसे हम लिख सकते हैं z की पावर -n। ठीक है जी, तो जब हम z की पावर -n लिखेंगे तो z तो हमारे पास ये है कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, तो इसकी पावर हमने -n लिखना है, तो ये देखिए -n, ये zn हमारे पास आ गया कि इसकी पावर +n है, और 1/zn आ गया जी इसकी पावर -n है। तो दोनों पे हमने अब डी मोइवर थ्योरम अप्लाई करना है। तो दोनों की एक ही पावर n है और दूसरे की पावर -n है, तो दोनों एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है जी, ये देखिए जब 1/zn की पावर मल्टीप्लाई होगी एंगल के साथ, तो वो आएगा जी हमारे पास कोस n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा। ठीक है जी, ये इन्होंने यहाँ पे स्टेप दूसरी तरह किया है कि पहले 1/z कर लिया, उसका आंसर ले लिया इन्होंने, फिर उसकी पावर n बना दिया। तो वहाँ से जैसे मैंने आपको डायरेक्ट बताया ना कि कैसे करना है,
जेड एन को हम लिख सकते हैं और 1/z को हम इन्वर्स में लिख सकते हैं। तो वैसे लिख के आपने उस पर डी मोइवर थ्योरम ये अप्लाई करना है, इस पर ये अप्लाई करना है, अलहदा से दोनों ऐड हो जाएंगे। देखें जब ऐड हो रहे हैं तो अयोटा वाली टर्म से कैंसिल आउट हो रही है, तो कैंसिल हो गया तो आंसर आएगा हमारे पास रियल पार्ट। इसी तरह जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रियल पार्ट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। अब देखें हमें इन्होंने नेक्स्ट एग्जाम्पल में थीटा की वैल्यूज़ दी हुई हैं, एंगल्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो देखें ये हमारे पास जो नंबर्स हैं ये पहले ही पोलर फॉर्म में है, इनकी पावर्स गिवन है, हमने पावर्स ओपन करनी है तो डी मोइवर थ्योरम आप अप्लाई कर दें। तो डी मोइवर थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो पावर जो होगी वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 6 जब एंगल्स के साथ 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 180, ये 245 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 90, ये 445 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 180, ये 6 ये जो 6 है ये 60 से मल्टीप्लाई हुआ तो 360। तो अब आपने कैलकुलेटर को ना, अपने कैलकुलेटर को 3 ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे डिग्री, रेडियन और ग्रेडियंट का। आपने कैलकुलेटर को डिग्री पे सेट करना है और वहाँ पे कोस 180 डिग्री की वैल्यू है, जब आप फाइंड करेंगे तो वो आएगी -1। इसी तरह साइन 180 की वैल्यू आएगी 0, कोस 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है जी। तो ये देखें इस तरह कोस 180, साइन 180, कोस 360, साइन 360, इनकी वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आएगी। अब देखें -1 और माइनस अयोटा मल्टीप्लाई हो तो प्लस अयोटा, और ये -1 बटे में तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस अयोटा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के ये जो पहले 3 क्वेश्चन हैं ना, ये 57, 58, 59 ये डी मोइवर थ्योरम वाले हैं। तो ये सिंपली जैसे आपने सॉल्व ये देखें ये वाला जो क्वेश्चन है 58 वाला, ये जो सिंपली इस एग्जांपल की तरह ही आपने करना है। इसका मैं सलूशन आपको बता दूंगा तो आपने वहाँ से कर लेना है। तो ये सिंपल ऐसे ही है जैसे इन्होंने डिग्री पावर्स को डिग्रीज के साथ मल्टीप्लाई करवाया एंगल के साथ, और फिर आपने कैलकुलेटर को डिग्री में चेंज किया, वहाँ से डिग्री की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है और आपने पुट कर देनी है इस क्वेश्चन में। तो ये सिंपल ऐसे ही है। हम 57 करते हैं, 59 करते हैं और 60 करते हैं। और आपको ना जो आपको इस 58 वाले क्वेश्चन का ना मैं सलूशन बता दूंगा क्या आता है। चलिए जी, डी मोइवर थ्योरम पहले हम लिख लेते हैं। डी मोइवर थ्योरम क्या है? ये होता है अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की पावर है तो उसको हम पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो यूजिंग डी मोइवर थ्योरम सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। देखें ये पावर्स आ रही है, डी मोइवर थ्योरम का हमें पता है, तो ये पावर इसमें एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो जब ये 3 वाली पावर इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आंसर आएगा कोस 15 थीटा प्लस अयोटा साइन 15 थीटा। और जब ये 5 इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा कोस 30 थीटा प्लस अयोटा साइन 30 थीटा, ये वाला आंसर। और चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को भी आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई करवा देना। जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाना तो आपको आता है ये फर्स्ट टर्म से, फिर फर्स्ट वाली सेकंड से, सेकंड फर्स्ट से, सेकंड से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे अयोटा स्केयर आएगा, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है, ये रियल पार्ट हो जाएगा, ये भी रियल पार्ट। फिर आपने रियल वैल्यूज़ को अलग लिख लेना है और अयोटा वाली वैल्यूज़ को अलग लिख लेना है। अयोटा वाली वैल्यूज़ से अयोटा कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमने कॉमन लिख लिया। अब देखें यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज़ करना है। कौन से फार्मूलाज हैं? ये 2 फार्मूलाज हैं। ठीक है जी। कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अगर आप यहाँ देखते हैं, ये देखें ये कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, अल्फ़ा मीन एंगल और बीटा मीन एंगल, और यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल नहीं है। तो देखें ये 15 और 30 भी इक्वल नहीं है। ठीक है जी। और ये देखें साइन अल्फ़ा कोस बीटा कोस अल्फ़ा साइन बीटा, देखें ये दोनों फार्मूलाज बन रहे हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो आपने ये जो ऊपर कोस अल्फ़ा कोस बीटा वाला है इसकी जगह पे आपने पुट कर देना है जी ये वाला फार्मूला कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है जी 30 और बीटा क्या है जी हमारे पास 15, तो 30 + 15 45। तो ये आपने यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू लिख देनी है, 15 + 30, यहाँ पर भी 15 + 30। तो आपके पास न्यू जो फॉर्म आ जाएगी वो ये आ जाएगी। ये देखें 15 थीटा + 30 थीटा, 30 थीटा + 15 थीटा,
ये 45 थीटा, ये भी 45 थीटा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है जी। अब 58 वाला क्वेश्चन देखें, ये आपके पास सोल्यूशन है, जैसे आपने एग्जांपल नंबर 6 की है वैसे ही करना है। ठीक है जी, बहुत इजी है, इसका आंसर आता है -1। 59 पे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन जैसे हमने 57 वाला किया ना वैसे ही है, एग्जांपल नंबर 5 के जैसा और 57 वाले क्वेश्चन के जैसा। बस फ़र्क इतना है कि इसके फ्रैक्शन आ चुकी है इसमें, और फ्रैक्शन के ऊपर भी 2 कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फ्रैक्शन के नीचे भी 2 कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले डी मॉर्गन थ्योरम लगाना है, इनकी पावर्स को ख़त्म करना है। ठीक है जी, पावर्स को ख़त्म करेंगे तो पावर्स एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर स्टेरिक आ जाएगी। आपको पता है जब आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है और ऊपर भी 2 कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, नीचे भी 2 कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, उन्हें पहले मल्टीप्लाई करते हैं, एक फ्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है जी, ऊपर भी एक कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, नीचे भी एक। यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है। तो ये देखें, हमने अगर यहाँ पर ही कर देते ना सॉल्व आउट, तो ये जो फ्रैक्शन होनी थी, इसने ना लाइंस भी काफ़ी ज़्यादा ज़ाया करनी थी हमारी, और टाइम भी वेस्ट करना था, फिर कॉम्प्लिकेशंस भी होनी थी, कौन सी वैल्यू कहाँ पे पुट करें। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू ना उसे हम अलहदा सॉल्व कर लेते हैं, उसका आंसर देख लेते हैं क्या आता है, और नीचे वाली वैल्यू को अलहदा सॉल्व कर लेते हैं, उसका आंसर देख लेते हैं क्या आता है। फिर दोनों के जो आंसर्स हैं वो इस इक्वेशन नंबर स्टैटिक में पुट कर देंगे। ठीक है जी। तो देखें जी, ऊपर वाली जो टर्म है उनको जब हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया, जैसे हमने इधर मल्टीप्लाई करवाया था क्वेश्चन में, ये देखें यहाँ पर भी तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया ना, तो ये मल्टीप्लाई करवाना तो आपको आ गया। ठीक है जी, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये अयोटा वाली टर्म को हमने अलहदा कर लिया, अयोटा के बगैर वाली को अलहदा कर लिया। ठीक है जी, तो देखें यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला बनेंगे वो ये 2 फार्मूलाज यूज़ होंगे। क्वेश्चन नंबर 57 में हमने फार्मूलाज यूज़ किए कोज अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ पर यूज़ होंगे कोज अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। देखिए, कोज अल्फ़ा प्लस बीटा और कोज अल्फ़ा माइनस बीटा वाले क्वेश्चंस में फ़र्क ये है कि अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस आ रहा है तो यहाँ पर प्लस आएगा, फार्मूला वही है। लेकिन साइन का ना, जो अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इधर भी माइनस आएगा, यहाँ पर अगर प्लस आ रहा है तो इधर भी प्लस आएगा। ठीक है जी, कोज का ज़रा चेंजिंग है, साइन की चेंजिंग नहीं है। तो ये फार्मूलाज आपने यहाँ पे पुट करने हैं। यहाँ पे अल्फ़ा 18 थीटा और बीटा हमारे पास 8 है। ठीक है जी, तो ये फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोज थीटा की ये आएगा कोज 10 थीटा प्लस अयोटा साइन 10 थीटा। इसी तरह हमने डिनोमिनेटर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करवाया, वहाँ पर भी हमने यही 2 फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। हमने देख लेना कि फार्मूला अप्लाई कौन सा हो रहा है। यहाँ पे अगर प्लस आ रहा है तो कोज अल्फ़ा माइनस बीटा वाला यूज़ होगा, अगर माइनस आ रहा है तो कोज अल्फ़ा माइनस बीटा वाला यूज़ होगा। ठीक है जी, तो ये 2 फार्मूलाज इधर भी अप्लाई किए हमने, इन दोनों की वैल्यूज़ का आंसर आया जी हमारे पास कोज 5 थीटा प्लस एटा साइन 5 थीटा। देखिए जी, यहाँ पर 15 थीटा माइनस 20 थीटा था, ये माइनस 5 थीटा है। तो हमने देखा कि जो कोज माइनस थीटा होता है ना, कोज का एंगल अगर नेगेटिव भी होना तो कोज उसे पॉजिटिव बना देता है। तो देखिए, ये कोज का एंगल नेगेटिव आ रहा है ना -5 थीटा, तो कोज ने इसे पॉजिटिव बना देना है, +5 थीटा कर देना। तो ये कोज 5 थीटा प्लस एटा साइन 5 थीटा आ गया। अब देखें, ये डिनोमिनेटर का आंसर आया और ये न्यूमरेटर का। इन दोनों आंसर्स को हमने इक्वेशन नंबर स्टेरिक में पुट कर देना है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर स्टेरिक इस फॉर्म की बन जाएगी। अब देखें, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि कोज 10 थीटा प्लस अयोटा साइन 10 थीटा ओवर कोज 5 थीटा प्लस अयोटा साइन 5 थीटा। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है फ्रैक्शन की फॉर्म में और पोलर फॉर्म में। ठीक है जी, तो देखिए, जब हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है तो एक कम्प्लेक्स नंबर ही ना, जब एक कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। ठीक है जी, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, और उसी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देना है, डिवाइड भी करवा देना है। ठीक है जी, वैसे किया, फिर ऊपर वाले टर्म्स को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करवाना तो आपको आता है। ये ऊपर वाले टर्म को हम इक्वेशन नंबर डबल स्टेरिक कह दिया। ठीक है, ऊपर वाले टर्म को जब हमने अलहदा से मल्टीप्लाई करवाया तो उसका ये थे मल्टीप्लाई करवाने के बाद रियल पार्ट अलहदा, इमेजिनरी पार्ट अलहदा किया, फार्मूलाज अप्लाई किए ये वाले दोनों। ठीक है जी, तो आंसर आया जी कोज 5 थीटा प्लस एटा साइन 5 थीटा। तो ऊपर यहाँ पे हम लिख देंगे कोज 5 थीटा प्लस एटा साइन 5 थीटा, और बटे में क्या आ रहा था जी, कोज 5 थीटा का स्क्वायर, तो इसे हमने लिख दिया कोज स्क्वायर 5 थीटा, साथ में अयोटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर 5 थीटा, ये माइनस वैसे का वैसा ही।
देखिए आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो ये जो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, ये देखिए प्लस। और हमें ये भी पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कोई भी हो सकती है, सिंपल थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, 5 थीटा। तो देखें यहाँ पर ये जो कोस स्क्वायर 5 थीटा है प्लस साइन स्क्वायर 5 थीटा, इसका आंसर इक्वल टू 1 हो जाएगा। और सिंपली हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, कोस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 60 पे जाने से पहले एक और बात बताता चलो, यहाँ पे याद आई है कि जो इन्होंने डायरेक्ट सॉल्व किया ना एग्जांपल, ये वाली यहाँ पे सॉल्व किए, तो यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि अगर जी इनवर्स आना है 1/z जी इनवर्स है, तो ये जो जी इनवर्स आता है पोलर फॉर्म में वो किसके इक्वल आएगा, जी कॉन्जुगेट के इक्वल आएगा। ये देखें हमारे पास ये वाला था कॉम्प्लेक्स नंबर इसकी पोलर फॉर्म में, तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं, इनवर्स की बजाय कॉन्जुगेट लेते हैं, तो आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज होगा। तो देखें आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज है, तो ये कॉन्जुगेट है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिया हुआ इनवर्स, तो इसका मतलब इनवर्स और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म में इक्वल होते हैं। ठीक है जी, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है आप लोगों को। फिर ये जो डी मोइवर थ्योरम वाला फार्मूला, इसका भी एमसीक्यूज आ सकता है आप लोगों को। ठीक है जी। फिर एंगल्स की वैल्यूज़ पूछी जा सकती हैं, कोस 30 पे कितना होता है, कोस 45 पे कितना होता है, ये भी एमसीक्यूज है। ठीक है। फिर ये भी पूछा जा सकता है डी मोइवर थ्योरम को हम क्यों यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है जी z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, ठीक है जी, और उसकी पावर आ जाती है, फॉर एग्जांपल इस तरह का क्वेश्चन आता है 2 + 5 आयोटा पावर कितनी है जी 10। अब देखिए स्क्वायर तक तो आप ओपन कर लेंगे, ठीक है जी, 2 मरतबा मल्टीप्लाई करवा के। अब 10 पावर आ गई है, तो अब आप कैसे ओपन करेंगे, आपने क्या करना है जी, ये जो हमारे पास 2 + 5 आयोटा है, तो 2 किसके इक्वल था, आर कोस थीटा के इक्वल आता है, क्योंकि ये ए की वैल्यू है। और 5 किसके इक्वल आएगा, आर साइन थीटा के इक्वल आएगा, क्योंकि ये वाई की वैल्यू है। ठीक है जी, यानी कि बी की वैल्यू है। अब यहाँ से आर कैसे फाइंड कर सकते हैं, वही जो मॉड की वैल्यू हम मॉड फाइंड करते हैं। इसका मॉड कितना आएगा जी हमारे पास 2² + 5² 29 और अंडर रूट। आर की वैल्यू आएगी जी 29 अंडर रूट। ठीक है जी, तो देखें 29 अंडर रूट दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ। अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं जी, वो tan इनवर्स b/a से। तो tan इनवर्स b/a कैसे आएगा जी हमारे पास, tan इनवर्स 5/2। तो कैलकुलेटर से आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, तो आपके पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो आप उस एंगल को आपने कोस थीटा और साइन थीटा के एंगल में पुट कर देना है, तो वहाँ से आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है जी, कोस थीटा, और फिर वो नंबर जो होगा वो कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर आप उसकी जो ये जो पावर होगी डी मोइवर थ्योरम अप्लाई करके उसकी पावर चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो पावर्स को आप उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई करवा के, और जो कोस थीटा की वैल्यू है वो आप फाइंड कर सकते हैं, और साइन थीटा डिग्री में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़रा आपको लेंथी प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आपको पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया गया, तो आपने उसे पोलर फॉर्म में चेंज करना है, आपने आर फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। ठीक है जी, तो फिर उसको पोलर फॉर्म में चेंज करके उसकी पावर्स को ओपन करना है। ये डी मोइवर्स थ्योरम वाले क्वेश्चंस हो गए। अब चलते हैं जी अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। कह रहे हैं जी प्रूव दैट जी बार इज इक्वल टू जी इफ़ एंड ओनली इफ जी इज़ ए रियल। जब आपके पास इफ़ एंड ओनली वाली, इफ़ एंड ओनली इफ़, यह है इफ़ एंड ओनली इफ़, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IFF लिखते हैं। जब ये वाली कंडीशन आती है तो हमने क्या करना होता है जी, पहले हमने ये पार्ट लेना होता है और सेकंड पार्ट प्रूव करना होता है, और फिर कन्वर्सली जाना होता है, सेकंड पार्ट लेके इसे प्रूव करना होता है। दोनों तरीक़ों से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करना होता है। तो सबसे पहले चलते हैं जी, जी बार इज इक्वल टू जी, जेड हमारे पास हमें पता है a + b आयोटा होता है, इसका कॉन्जुगेट हमें ये भी पता है। ठीक है जी, अब चूंकि हमने ये लेट किया है कि ये लेट करना है जी जी बार इज इक्वल टू जी है, तो हमने शो क्या करवाना है कि जी हमारे पास रियल पार्ट है। रियल पार्ट कब होगा, जब हमारे पास b इज इक्वल टू 0 होगा। हमने अब ये शो करवाना है कि b इज इक्वल टू 0 है। ठीक है,
तो देखिए जब b इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास z की वैल्यू यही आएगी। देख लेते हैं जी, दोनों को जब इक्वल पुट किया, इक्वल पुट करने के बाद इनकी ये वाली वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, इसमें सारी वैल्यूज़ एक साइड पे ले गई, ये इधर जाकर माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ए से ए माइनस -2 भी एटा, हमें पता है कि -2 भी ज़ीरो नहीं होगा और एटा की वैल्यू -1 होती है, ये भी ज़ीरो नहीं होगा। जब ये दोनों ज़ीरो नहीं होंगे तो हमारे पास फिर बी ही ज़ीरो होगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है तो इनमें से कुछ ना कुछ तो ज़ीरो होगा, फिर ही ज़ीरो आएगा। नहीं तो 2 × 5 10 आता है, ज़ीरो तो आता नहीं है। ठीक है, 2 × a 2a आता है, ज़ीरो तो आता नहीं है। अगर ज़ीरो आएगा तो लाजमी बात है a जो होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है जी, तो यहाँ से b ज़ीरो हुआ तो हमारे पास z इक्वल टू दिस था, a प्लस बी होता है। तो अगर b ज़ीरो होता है तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आती है, a, जो कि हमारे पास रियल पार्ट है। ठीक है जी, कन्वर्सली चलते हैं जी, z हमारे पास रियल पार्ट है, तो इस वाले z का हम अगर कॉन्जुगेट लेते हैं तो कॉन्जुगेट तो एटा वाले टर्म का साइन चेंज करता है, लेकिन यहाँ पर तो एटा वाले टर्म मौजूद ही नहीं है, तो इसका कॉन्जुगेट इसी के इक्वल आएगा। अब देखें, इससे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसे 2 कह दिया, 1 और 2 का आंसर दोनों का सेम आ रहा है, तो इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो देखें z इक्वल टू z बार आ गया। तो हमने क्या किया, पहले हम z बार इक्वल टू z लेके चले थे, तो उसका आंसर हमने ये प्रूव किया कि z रियल है, यानी कि z इक्वल टू a है। फिर हम z इक्वल टू a लेके चले हैं और उसका हमने शो करवा दिया कि z और उसका बार जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल है। तो ये था थ्योरम। तो उम्मीद है आप लोगों को इस थ्योरम की समझ आई होगी। इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन अगर आती है तो आपने दोनों साइड से प्रूव करना होता है। तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी टाइम लगा है, क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे। तो आपने फार्मूलाज याद रखने हैं और ये भी जो MCQs आ सकते हैं वो भी। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। जो एक्सरसाइज के MCQs हैं वो आपने खुद करने हैं। पूरे चैप्टर में मैं आपको साथ साथ बताता भी क्योंकि MCQs में क्या क्या आता है। ठीक है जी, वो MCQs आपने खुद ट्राई करने एज अ प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, जो कि सेट्स के हवाले से है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।